हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 में जो होने वाला है, तो उसकी टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज होगी सीडीपी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चनों का हम अध्ययन देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, यदि आप अभ्यास करते हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज का, तो क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएंगे। लेक्चर्स जितने टॉपिक थे सीटेट एसएसटी में वो संपूर्ण करा दिए गए हैं, चाहे वो पॉलिटी के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों। और हिंदी लैंग्वेज है और हिंदी पेडागोजी है, उसकी टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। इसी के साथ एसएसटी की भी चलाई जाएगी टॉपिक वाइज, और सीडीपी की भी चलाई जाएगी टॉपिक वाइज। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके 20 जून के बाद। तो इस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज जारी रहेगी। इसमें जो सोर्स का उपयोग किया जा रहा है वह अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है, उसमें से इस सोर्स का प्रयोग किया जा रहा है। और जो टॉपिक वाइज सोर्स हैं तो वो घटना चक्र के हैं टॉपिक वाइज, जिसमें एसएसटी के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन आप शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सीडीपी का है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। अर्थात बालक के सीखने के रूप में आकलन से क्या सहायता मिलती है, आप क्या कर सकते हैं सीखने के लिए आकलन से। तो ऑप्शन है इसका नंबर 1, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 है, बेवलिंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना। ऑप्शन नंबर 3 है, शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने व समीक्षा करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 4 है, सीखने के अंतर को जानने में सहायता करता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि सीखने में आकलन की क्या भूमिका होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण करना। आकलन का मतलब ये होता है कि यदि बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए आकलन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये इसका डिटेल बता रहा हूँ आपको। तो देख रेख करना, उसकी देख रेख करना, निगरानी उसको बिना बताए, जिससे शिक्षक को ये पता चल जाता है कि इस छात्र का वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रांग पॉइंट क्या है। अर्थात वीक पॉइंट में कार्य करने की और ज़रूरत है, इसलिए टीचर आकलन के बाद उपचारात्मक या निदानात्मक प्रक्रिया के तहत उसका निराकरण करता है। और इसी का एक और रूप, एक और शब्दावली पूछी जाती है, पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जो है तो वह पूरा खाका होता है स्टूडेंट का, उसमें स्टूडेंट के सर्वांगीण विकास की कल्पना के तहत पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट का संपूर्ण खाका, उसकी एक्टिविटी क्या है, दोस्त उसके कैसे हैं, ग्रुप डिस्कशन उसका कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, खेलने में कैसा है, व्यवहार में कैसा है, परिवार समाज के साथ उसके तालमेल कैसे हैं, विद्यालय के टीचरों के साथ व्यवहार कैसा है। ये सारी रिकॉर्ड उसको पोर्टफोलियो में इसके रखे जाते हैं, जिससे पेरेंट्स को भी सूचना दी जाती है और फिर उस पर सुधार कार्य किए जाते हैं। तो आकलन का और पोर्टफोलियो में ये डिफरेंट था थोड़ा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका आकलन से मतलब ये होता है स्टूडेंटों का कक्षा का आकलन किया जाता है, उसके बाद कमियों को दूर किया जाता है, इसलिए आकलन आवश्यक है। इसीलिए इसमें बताता है कि सीखने के जो कौशल हैं उनका निर्माण करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों की शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं। तो बच्चों की जो शिक्षण अधिगम और आकलन की तकनीकें क्या सम्मिलित करती हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है बच्चों के विचारों की खोज। ऑप्शन नंबर 2 में है दैनिक जीवन के अनुभव। ऑप्शन नंबर 3 है वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। अब इसमें कूट दिए गए हैं कि शिक्षण अधिगम में आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं किन किन चीज़ों को। कूट में है नंबर 1 में है 1, 2 और 3, नंबर 2 में है
2 और 3, नंबर 3 में है 1 और 3, नंबर 4 में है केवल 1। तो अब आपको बताना है कि बच्चों की जो शिक्षण अधिगम और आकलन की तकनीकें हैं उनमें कौन कौन सी सम्मिलित करती हैं इनको। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। शिक्षण अधिगम और आकलन की तकनीकें बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ व आकलन करने हेतु वर्कशीट, ये सारी चीज़ों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि मैं भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में बताया था कि सर्वांगीण विकास के लिए आकलन की तकनीकें अपनाई जाती हैं, उसी को पोर्टफोलियो शब्द चेंज कर देगा तो पोर्टफोलियो भी उसमें संपूर्ण समग्र विकास के लिए सभी चीज़ों का खाका रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है छात्र का। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चे को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। ऐसा कोई बच्चा है जो पूर्ण रूप से क्या है, नेत्रहीन है, ब्लाइंड है, अंधा है, तो उसको क्या है कि ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। किस रूप में उसके सामने ज्यामितीय जो विचार हैं उनकी व्याख्या कैसे आप करेंगे। यदि कोई बच्चा नेत्रहीन है तो उसके लिए ज्यामितीय व्याख्या करना है आपको, तो कौन कौन से माध्यम होंगे उसी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है अमौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है केवल मौखिक विवरण द्वारा। तो अब आपको बताना है, ये समझने वाले पेडागॉजी से रिलेटेड हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है, यदि आप समझ रहे हैं तो सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। मौखिक विवरण उसको देंगे और मूर्त अनुभव कराएंगे। कोई ज्यामितीय आकार की सामग्री है उसको ले जाकर पकड़ाएंगे तो मूर्त रूप को पकड़ करके अनुभव करेगा कि अच्छा ज्यामिति ये होती है, और उसका विवरण हम मौखिक रूप से बताएंगे उसको, तो वो सुनेगा और उसको पकड़ करके अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए बताया गया है आकलन करते समय क्या करना चाहिए शिक्षक को। तो आकलन बहुत इम्पोर्टेंट है, अवलोकन और आकलन, ये आपका 3rd सेमेस्टर बीएड में है और 4th में आकलन विशेष तौर पर, विशेष बच्चे, स्वास्थ्य, ये सारे 4th सेम के सब्जेक्ट हैं। तो इसमें ऑप्शन देता है ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों का धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि अंकों पर। ऑप्शन नंबर 4 है साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो आकलन करते समय शिक्षक को इन 4 ऑप्शनों में से क्या करना चाहिए, क्या अनिवार्य है उसके लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि अंकों पर। व्यवहारिकता में यदि आप किसी चीज़ को उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं तो आप रट करके कोई तीरंदाजी नहीं चला सकते हैं। इसलिए आप पहले उसको सीखिए, सीखने पर फोकस करिए न कि रट के अंक प्राप्त करने पर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियाजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। ये जीन पियाजे जी का एक कथन है। तो उनका कहना है कि बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर, किस पर, मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं।
ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है संवेदी परक, ऑप्शन नंबर 4 है पूर्व संक्रियात्मक। तो अब आपको बताना है कि बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित कर लेते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, इनमें से अब आपको बताना है कौन सा आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक, इसका सही आंसर होगा। और यह अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है। तो यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक यह जो है एक प्रकार से क्या है, यदि औपचारिक संक्रियात्मक की बात करें तो एक प्रकार से विकास की यह अंतिम अवस्था है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है। तो विकास की अंतिम अवस्था जो 7 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे उसको 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही आंसर यही होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है या हैं। अक्षम की यहाँ बात हो रही है, सक्षम की नहीं हो रही है, इसलिए आप प्रश्न को पहले विशेष रूप से पढ़ेंगे ध्यान से। तो इन कथनों में से ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से पूछता है कि अक्षम बच्चों के संदर्भ में कौन से सही हैं या हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। दूसरा है इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। तीसरा है ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। तो ऐसे बच्चों की बात हो रही है कैसे, जो अधिगम में अक्षम हैं। तो मतलब वो कार्य नहीं कर सकते हैं, अधिगम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन से आपको यदि अधिगम अक्षम दोनों शब्दों का यदि आपको अर्थ मालूम है तो आप ये जो तीनों कथन दिए गए हैं तो इनको आप समझ जाएंगे कि किन किन को वह बच्चा कर पाएगा और किन किन को नहीं कर पाएगा। तो कूट देख लेते हैं। कूट नंबर 1 है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है केवल 1। तो अधिगम अक्षम बच्चे क्या, अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है, कूट दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 1 और 3, 1 और 3 इसके सही आंसर होंगे। इसमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। विकार का मतलब यही है यदि कोई विकार है तभी वह बच्चा अक्षम हो सकता है, नहीं तो वह सक्षम रहेगा कार्य करने में या अधिगम करने में। तो उसमें बताया ही गया है कि ऐसा बालक है जो अधिगम में क्या है, अक्षम है, सक्षम नहीं है। तो अर्थात उसमें कुछ न कुछ विकार है, इसलिए आप पकड़ पाएंगे। यदि आप अक्षम और अधिगम का अर्थ समझ पा रहे हैं तो आप आराम से पकड़ पाएंगे। दूसरा है इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। यदि पेशीय निपुणता और हस्त निपुणता और पेशीय समन्वय उसमें उच्च क्वालिटी का होगा तो वह अक्षम होगा ही नहीं, वह सक्षम होगा कार्य करने में। यदि वह हिष्ट पुष्ट है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो वह किसी भी अधिगम को आसानी से कर लेगा। इसमें अक्षम की बात कही गई है, इसलिए दूसरा कथन गलत होगा। तीसरा है ये बच्चे मौखिक निर्देशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। बिल्कुल, जैसा कि ये भी ब्लाइंड बच्चा, विशेष बच्चा उसी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार यदि आप शब्दों का अर्थ पकड़ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है इंद्रधनुष के रंगों को VIBGYOR की तरह याद किया जाता है।
यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? जो इंद्रधनुष के रंग हैं उनको इस ट्रिक के माध्यम से क्या किया जाता है? याद कराया जाता है। तो यह स्मृति को बढ़ाने की अर्थात याददाश्त को बढ़ाने की कौन सी तकनीक के अंतर्गत आएगी? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य शब्द विधि, ऑप्शन नंबर 2 है स्थान विधि, ऑप्शन नंबर 3 है खंडियन विधि, ऑप्शन नंबर 4 है प्रथम अक्षर तकनीक। तो अब आपको बताना है कि इस ट्रिक के माध्यम से इंद्रधनुष के रंगों को याद करवाया जाता है, यह स्मृति बढ़ाने की कौन सी तकनीक कहलाएगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 प्रथम अक्षर तकनीक। यह प्रथम अक्षर तकनीक कहलाती है, अर्थात रंगों के प्रथम अक्षर को जान करके इंद्रधनुष के रंगों को याद किया जाता है, इसलिए इसको प्रथम अक्षर तकनीक कहा जाता है। इसके अलावा भी इंद्रधनुष के अलावा भी आपको कोई सा भी एग्जाम्पल इसमें सेट कर देगा या इंद्रधनुष को ऑप्शन में दे देगा और क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रथम अक्षर तकनीक का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो इंद्रधनुष को ये लिख देगा VIBGYOR, बाकी 3 अलग वर्ड लिख देगा और फिर पूछेगा आपसे कि प्रथम अक्षर तकनीक के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, या तो ऑप्शन को क्वेश्चन के तौर पर या क्वेश्चन को ऑप्शन के तौर पर दे देगा, इसलिए आप दोनों प्रकार से तैयार रहें। इसीलिए बोलता हूं कि आप अभ्यास करते रहें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रथम अक्षर तकनीक। अब हम बढ़ेंगे। यदि हम VIBGYOR की बात करें तो ये आप सब लोगों को मालूम होगा कि V फॉर वॉयलेट होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर B फॉर ब्लू होता है और G फॉर ग्रीन होता है, Y फॉर येलो होता है, O फॉर ऑरेंज होता है और R फॉर रेड होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं वैजानी हैप्पी नाला। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, हिंदी में है ये इंग्लिश में जो दिया गया है प्रथम वर्ड, हिंदी में उसको बोलते हैं वैजानी हैप्पी नाला। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। यहाँ पर्यावरण से पेडागॉजी को कनेक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन है कि पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने उसका और किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्या व्यापक क्षमता, किस ढंग से संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी है? अब इसमें ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर 2 है रुचि, ऑप्शन नंबर 3 है बुद्धि, ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तित्व। तो अब आपको चयन करना है। मान लीजिए कोई पर्यावरण है, उसको समझने के लिए, सविवेक चिंतन करने के लिए, या कोई चुनौती है तो उसका सामना होने पर, यदि कोई चुनौती है और उसका सामना आपको करना ही है, अनिवार्य है, उसके लिए कुछ संसाधन उपलब्ध हैं, तो उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता क्या कहलाएगी? इस पूरी पैराग्राफ का ये अर्थ है जो अभी आपको बताया मैंने। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर, अर्थात बुद्धि। आप जब तक बुद्धि नहीं लगाएंगे तब तक ऐसी चुनौतियों से पार नहीं पाएंगे, इसलिए इसका जो आंसर है वह है बुद्धि। ये सारी चीज़ों को व्यापक रूप से यदि समझने की कोई क्षमता है तो वह बुद्धि है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? अब यहाँ पे 4 मनोवैज्ञानिक विधियाँ दी गई हैं।
क्वेश्चन बोलता है मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का क्या नैसर्गिक और स्वाभाविक दशा में, मतलब स्थिति में, नैसर्गिक या स्वाभाविक स्थिति में उसके घटित होने वाली कोई तात्क्षणिक, तत्कालीन या व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित, वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ मतलब जो आकलन आप अपना स्वयं का करते हैं वही दूसरों पर भी देखें, सत्यनिष्ठा उसमें भंग नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रेक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 2 है आत्म प्रतिवेदन, ऑप्शन नंबर 3 है जो वह है व्यक्ति अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 है साक्षात्कार विधि। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, जो किसी व्यक्ति की नैसर्गिक स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित, वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख तैयार कर दे। तो इनमें से कौन सी विधि ऐसी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि इसका सही आंसर होगा। तो प्रेक्षण विधि जो है, तो इस शब्द को लाया किसने, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो प्रेक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, तो मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने। कब? 1849 में किया था। इनको भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्होंने दिया था कि प्रेक्षण का अर्थ, इन्होंने बताया था कि अचेतन मन में दबे संवेगों, भावनाओं आदि को किन्हीं व्यवहारों के माध्यम से बाहर निकालना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां क्वेश्चन है किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है। अब इसमें मान लीजिए कोई अधिगम प्रक्रिया है, तो किस प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया में प्रयोज्य जो होता है वह निष्क्रिय अवस्था में होता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 2 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञानात्मक अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 4 है साधनात्मक अनुबंधन। तो अब आपको बताना है कि किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में प्रयोज्य जो है वह निष्क्रिय अवस्था में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन में। इसमें सामान्यतः क्या होता है, प्रयोज्य निष्क्रिय अवस्था में होता है। जबकि यदि बात करें शास्त्रीय अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया था, तो यह पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इनको भी आप याद रखेंगे, पावलाव को। पावलाव का जो ये सिद्धांत था, तो इसमें अधिगम में क्या होता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य सहचर्य स्थापित किया जाता है। यदि आप 3rd सेम अच्छे से पढ़े होंगे बीएड, तो उसमें पावलाव का नियम था। उन्होंने 2-3 प्रयोग भी किए थे चूहों, बिल्लियों पर, कुत्ते पर, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। उन्होंने कुत्ते को एक कमरे में रख करके खिड़की के पास कटोरा रख दिया था, लार उसकी टपक रही थी। फिर धीरे धीरे कटोरे को हटा दिए, मांस को हटा दिए, फिर भी लार, उसकी आदत, हैबिट बन गई। तो इस प्रकार प्रयोग जिसमें निष्क्रिय अवस्था में होता है, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। तो यहाँ स्मृति से है क्वेश्चन कि किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 संवेदी स्मृति, ऑप्शन नंबर 2 लघुकालीन स्मृति, ऑप्शन नंबर 3 है दीर्घकालीन स्मृति, ऑप्शन नंबर 4 है संचयन। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें स्मृति क्या होती है, असक्रिय, सक्रिय नहीं है। असक्रिय की जगह निष्क्रिय भी शब्द जोड़ा जा सकता है, तो असक्रिय स्मृति कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। दीर्घकालीन स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां है उपलब्धि की आवश्यकता है। उपलब्धि की आवश्यकता पूछता है।
कि उपलब्धि की आवश्यकता क्यों है या आपको सर्विस क्यों करनी है, तो उपलब्धि ही एक प्रकार की होगी, तो उससे आप जोड़ करके इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन है जन्मजात अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर 2 है जैविक अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर 3 है अर्जित अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर 4 है सुरक्षा अभिप्रेरक। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर अर्जित अभिप्रेरक, अर्थात उपलब्धि जो होती है वह अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं है कि आप जन्मजात किसी टीचर के बच्चे हो तो क्या आपको टीचर मान लिया जाएगा, कभी नहीं माना जाएगा। इसलिए यह एक अर्जित अभिप्रेरक है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि यह एक उपलब्धि जो है अर्जित की जाती है, विरासत में नहीं मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है। अभी दीर्घकालीन स्मृति पूछा गया था, इसके पहले 2 क्वेश्चन पहले पूछा गया था। अब इसमें पूछ दिया है लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में कथन दे दिया है और कूट, तो वो देखना है। पहला जो दिया है तो इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है, किसकी, लघुकालीन स्मृति की। दूसरा है इसकी संचयन शक्ति जो है असीमित होती है। तीसरा है इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड होती है। इस प्रकार से 3 ऑप्शन दिए हैं। अब कूट देखिए, पहला है केवल 1, दूसरा है 1 और 2, तीसरा है 1, 2 और 3, चौथा है 1 और 3। तो अब आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा 1 और 3। इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है, किसकी, लघुकालीन स्मृति की, और इसकी अधिकतम अवधि 20 से 30 सेकंड तक होती है। संचयन शक्ति असीमित कभी नहीं हो सकती है लघुकालीन स्मृति की, उसका नाम ही है लघुकालीन, तो असीमित कैसे हो जाएगी। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वह नहीं होगा। फर्स्ट और थर्ड दोनों कथन ये सही हैं, दूसरा कथन इसमें सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संदर्भ का सामना कर रहा है। यहाँ द्वंद्व की स्थिति की बात हो रही है। ये फर्स्ट ईयर में बीएड में है। द्वंद्व से निपटना, द्वंद्व किसे कहते हैं, द्वंद्व प्रक्रिया से निपटने के उपाय बताएं, ये सारी प्रक्रियाएं फर्स्ट ईयर बीएड सेकंड सेमेस्टर में हैं। तो इसमें बताता है कि कोई विद्यार्थी है जो पढ़ना भी नहीं चाहता और असफल भी नहीं होना चाहता, ऐसी स्थिति में वह किस संघर्ष से गुजर रहा है। तो पहला ऑप्शन है उपागम संघर्ष, दूसरा है परिहार संघर्ष, तीसरा है उपागम परिहार संघर्ष, चौथा है बहु उपागम परिहार संघर्ष। तो अब आपको बताना है कि वह किस स्थिति में है या किस दशा में है भी विद्यार्थी जो है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है परिहार संघर्ष, अर्थात वह बालक कैसा है, परिहार संघर्ष का शिकार है, उसका सामना कर रहा है। वह पढ़ना भी नहीं चाहता और असफल भी नहीं होना चाहता। परिहार जो संघर्ष होता है उसमें दोनों ही कार्य कठिन प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार इसको आप पकड़ सकते हैं शब्दावली को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो अब आपको क्रम से चारों अवस्थाएं यदि याद होंगी तो ही आप इसमें कर पाएंगे, या 3 अवस्थाएं याद हों, कन्फर्म याद होना चाहिए 3 कि हाँ ये स्टेप हैं इसके, तो आप इस क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। इसमें सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाओं को पूछा गया है। पहला है आयोजन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, उद्भवन।
सम में दिया गया है। ये चारों अवस्थाएं एक एक में सम में दी गई हैं। फर्स्ट में भी चारों, सेकंड में भी चारों, थर्ड में भी चारों और फोर्थ में। सिर्फ आपको क्रम से सजाना है, क्रम से किस में दिए गए हैं। तो पहले में है आयोजन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, उद्भवन। दूसरे में है उद्भवन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण, आयोजन। तीसरा है आयोजन, उद्भवन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन। चौथा है आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण। अब आपको बताना है इनमें सही क्रम कौन सा है, कौन सा चरण पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। पहले आएगा आयोजन, फिर आएगा उद्भवन, फिर आएगा प्रबोधन, फिर आएगा प्रमाणीकरण या साक्ष्य। इस प्रकार से इसका जो सृजनात्मक चिंतन के हैं तो ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं जिनका क्रम आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण है। तो इनको आप याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे बढ़िया से विधिवत। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 16वां नंबर है। इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस प्रकार की तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात अर्थात पूर्व ज्ञान, पहले से ज्ञात नियमों, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके वो तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। जो उसको पहले से नियम ज्ञात हैं, पूर्व ज्ञान है जो उसका, उससे वो जोड़ करके नए निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है कुछ तथ्यों के आधार पर। तो वह कौन सी विधि है? तो अब आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आगमनात्मक विधि, दूसरा है निगमनात्मक विधि, तीसरा है आलोचनात्मक विधि, चौथा है सादृश्यवाची विधि। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निगमनात्मक विधि। यदि कहीं पर भी मिलता है कि पहले नियम आ जाता है और बाद में उदाहरण आप पेश करते हैं तो वहाँ निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। जबकि यदि आपको एग्जाम्पल पहले दे दिया जाए और फिर नियम की तरफ ले जाया जाए तो वहाँ होगा आगमनात्मक विधि होगी। तो दोनों में डिफरेंट ये है, एक ट्रिक है मैं बनाया हूँ, आप उसको समझ लेंगे तो शायद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको ज़िंदगी में कभी भी। निगमनात्मक जो शब्द है वह प्रथम शब्द इसका नि है और नियमों का जो शब्द है नियम, तो नियम भी क्या है, ये जो नियम लिखा गया है इसमें भी प्रथम शब्द नि है। तो निगमनात्मक विधि नियम से शुरू होती है और उदाहरण में जाके समाप्त होती है। तो निगमनात्मक पहले आप नियम, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उदाहरण को सॉल्व करेंगे। पहले नियम जानेंगे उसके निगमनात्मक में। वहीं आगमनात्मक की यदि बात करें तो आगमनात्मक में क्या है, पहला स्वर शब्द है आगमन और उदाहरण भी पहला स्वर शब्द होता है। ठीक, तो इसको आगमनात्मक, उदाहरण दोनों स्वर से आप इसको पकड़ सकते हैं कि आगमनात्मक विधि जहाँ पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए बच्चे के सामने और फिर उसको नियम की तरफ ले जाया जाए तो वहाँ आगमनात्मक विधि होती है। तो इस प्रकार से आप इसको पकड़ पाएंगे। वहीं आलोचनात्मक विधि जहाँ किसी चीज़ की निंदा की जाए, आलोचना की जाए या नकारात्मक भाव उसके व्यक्त किए जाएं। तो इस प्रकार से आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, दोनों प्रकार की। वहीं सादृश्यवाची की यदि बात करें तो सादृश्य यानी जो दिखाई देता है सामने आपके, उसको वाचन करने की विधि है ये। तो इस प्रकार से अब आपको समझ में आ गया होगा आगमन और निगमन के बीच में अंतर। आगमन निगमन ये दोनों तार्किक विधियां हैं और दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इनको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपानों का क्रम है। फिर से इनके चरणों का क्रम पूछ दिया गया है। तो ये बहुत इजी है, यदि आप ठीक ठाक थोड़ा बहुत भी अध्ययन किए हैं तो तर्कणा के महत्वपूर्ण सोपान ये 3rd सेम में आपको मिलेंगे बीएड के, उसमें बहुत इजी फॉर्म में समझाया गया है। अभी भी आप यदि समझ लेते हैं तो इनका क्रम आप अभ्यास करने के साथ एक नोट्स लेके बैठा करें
तो कुछ चीज़ें हैं जैसे क्रम वगैरह हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए, तो ये कभी फिर भूलेंगी नहीं आपको। तो इसमें कूट भी दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला जो है वह है समस्या की पहचान, दूसरा है अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, तीसरा है आंकड़ों का संग्रहण, चौथा है अनुमान पर पहुंचना, पांचवा है निर्णय लेना। अब कूट दिए गए हैं तो कूट देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में 1, 2, 3, 4 और 5। दूसरा है 1, 3, 4, 2 और 5। क्रम से सजाना है सभी, लेकिन क्रम आपको बताना है। तीसरा है 1, 2, 4, 5 और 3। चौथा है 5, 3, 4, 2 और 1। तर्कणा के ये सभी सोपान सही हैं, लेकिन इनका क्रम आपको व्यवस्थित करना है। ये उल्टे सीधे क्रम में है अभी, तो आपको व्यवस्थित क्रम में इनको सजाना है, इसलिए कूट दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम आंकड़ों का संग्रहण करेंगे। आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, ये 2 नंबर पर आएगा, तीसरा वाला। फिर हम क्या करेंगे, आंकड़ों का जब संग्रहण करेंगे तब जाके हम अनुमान पर पहुंचेंगे। जब आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे किसी चीज़ के, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है इन आंकड़ों के माध्यम से ऐसी स्थिति हुई हो। तो फिर आएगा ये तीसरे नंबर पर। फिर जब अनुमान भी हमारा ठीक ठाक है तो फिर अनुमान का प्रयोग करेंगे, तो ये पहुंचेगा, फिर यहाँ हम पहुंचेंगे चौथे नंबर पर, और ये प्रथम है ही। तो इस प्रकार से फिर हम निर्णय लेंगे, सबसे लास्ट का ये काम है निर्णय लेना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, क्रम से इनको लिख लेंगे। ये जो क्रम दिया गया है इसको आप क्रम से लिखेंगे। समस्या की पहचान करना, फिर उसके बाद आप आंकड़ों का संग्रह करेंगे, अनुमान पर पहुंचेंगे, अनुमान का प्रयोग करेंगे, फिर व्यवहारात्मक प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, अर्थात परिणाम या निर्णय। निर्णय की जगह परिणाम भी लिख सकता है, या निष्कर्ष तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो शब्दावली वो कुछ भी चेंज कर सकता है, इसलिए आप शब्दों का अर्थ समझें और उनके पर्यायवाचियों पर ध्यान दें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां क्वेश्चन है, शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। अब यहाँ शाब्दिक कौशल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, शाब्दिक कौशल की। सामान्यतः बोल रहा है क्या किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। कैसे? ऑप्शन नंबर 1 है याद करके, दूसरा है दोहरा कर, तीसरा है पुनः याद करके, चौथा है वस्तुओं को पहचान कर। शाब्दिक कौशल की बात हो रही है, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। और चारों ये जो तर्क दिए गए हैं, फिर कूट दिया गया है। कूट में है ऑप्शन नंबर 1 में 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 में है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 में है 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 में है 1, 2 और 3। अब आपको बताना है कि शाब्दिक कौशल, अर्थात आप यदि वोकैबुलरी मजबूत करना चाहते हैं, अपनी शाब्दिक कौशल आप अपना मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे अर्जित कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। 1, 2, 3 और 4 याद करके भी, दोहरा कर अर्थात अभ्यास करके बार बार, पुनः याद करके दूसरी बार भी आप उसको दोहराइए, और वस्तुओं को पहचान करके। यदि कोई मूर्त वस्तु है तो वो ज़्यादा स्थायी मानी जाती है। कभी भी यदि आप मूर्त वस्तु को जाकर नज़दीक से देख लेते हैं तो वो फिर बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, जबकि याद की हुई कुछ दिन तक, थोड़े समय तक याद रहेगी। और जितनी ज़्यादा बार आप अभ्यास करेंगे चीज़ें उतना स्थायी होती जाती हैं। इसलिए यह चारों प्रक्रियाएं शाब्दिक कौशल मजबूत करने के लिए अर्जित में सहायता करती हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं डैश या खाली स्थान, और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक डैश को। मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो लड़कियों की बात हो रही है कि वे अधिक महत्व किसको देती हैं, पारिवारिक संबंधों में,
और लड़के ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? सामाजिक संबंधों में। ऑप्शन है पारस्परिक प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर सेकंड है पारस्परिक भाषा, ऑप्शन नंबर थर्ड है भाषा और कौशल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कौशल भाषा। अब आपको बताना है कि लड़कियां बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में जो हैं अधिक महत्व पारिवारिक संबंधों के लिए किस चीज़ को देती हैं, और लड़के जो हैं वो ज़्यादा महत्व सामाजिकता के क्षेत्र में किसको देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है पारस्परिक प्रतिष्ठा, अर्थात लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में पारस्परिक एवं पारिवारिक संबंधों को अधिक महत्व देती हैं। किसको? पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को। वहीं यदि हम लड़कों की बात करें तो लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को। किसको? सामाजिक प्रतिष्ठा को। इसीलिए पुरुष की प्रतिष्ठा जो सामाजिक है उसको वो ज़्यादा महत्व देते हैं, कहीं हमारी नाक न चली जाए, मतलब पावर नहीं कम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी बनी रहे। लेकिन लड़कियां पारिवारिक संबंधों को ज़्यादा महत्व देती हैं। पारस्परिक का मतलब होता है जुड़ाव, अर्थात परिवार को जोड़ करके रखती हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वह है ऑप्शन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सकारात्मक संवेगों को निम्न उपायों से बढ़ाया जा सकता है। तो जो संवेग होते हैं तो वो नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी। तो यहाँ सकारात्मक संवेगों की बात हो रही है कि किन उपायों से इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें पहला है तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से। तो पहले में ध्यान और योग दो चीज़ें बताई गई हैं, और तनाव मुक्त करने वाले ये क्षेत्र हैं दोनों, ध्यान भी और योग भी। दूसरे में है प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना। हर दिन की गतिविधि जो आप करें उसमें प्रसन्नता और संतुष्टि, संतोष का मतलब है संतुष्टि, वहाँ चेंज भी कर सकता है शब्द बड़ी, खोज करना। तीसरा है ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, फिर भी आप कर रहे हैं। तो और पूछ रहा है क्वेश्चन सकारात्मक संवेगों को बढ़ाना है। तो इसके 3 कथन दिए गए हैं। अब कूट देख लेते हैं। तो पहला कूट है, पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 2, चौथा है केवल 2। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर तीसरा है 1 और 2, इसके सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है 1 और 2। 1 और 2 सही है, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो कार्य, वैसे तो आप टेंशनाइड हैं, ठीक, और सकारात्मक संवेग को आपको बढ़ाना है जिससे आपको प्रेरणा मिले, ऊर्जा मिले। तो ऐसी गतिविधि या गतिविधियों को करना जो आप पसंद नहीं करते हैं तो और मूड खराब होगा आपका, आप सकारात्मक संवेग नहीं पाएंगे, नकारात्मक पाएंगे इसमें, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। बाकी तनाव मुक्त व्यायाम जैसे ध्यान और योग से आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं संवेग को, सकारात्मकता को। प्रतिदिन गतिविधियों में प्रसन्नतापूर्वक कोई भी कार्य करिए और संतुष्ट रहिए उससे, तो भी आपकी क्या होगी, संवेग में वृद्धि होगी, सकारात्मक संवेग में। लेकिन यहाँ पे नकारात्मक संवेग में वृद्धि होगी क्योंकि वो गतिविधि आपको पसंद नहीं है, पहले से ही मूड खराब है और उसको आप करे जा रहे हैं, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं। अर्थात विद्यालय में कोई बालक दाखिला तो लेता है, नामांकन तो करता है, अर्थात नाम दर्ज करवाता है, एडमिशन लेता है, परंतु किसी कारणवश हो सकता है उसके पश्चात क्या है कि विद्यालय जाना वो छोड़ देता है। तो ऐसे बच्चों के अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है ड्रॉप आउट रेट, ऑप्शन नंबर दूसरा है ठहराव, ऑप्शन नंबर तीसरा है अपव्यय, ऑप्शन नंबर चौथा है धारण। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा।
तो आपको समझ में आता होगा कि शब्दावली यदि आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते हैं तो इन शब्दों से ही आप पकड़ लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ड्रॉप आउट रेट उसको बोलते हैं। ड्रॉप आउट रेट, ठहराव, अपव्यय और धारण उसको नहीं बोलते हैं। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि ऐसे बच्चे जो नामांकन तो करवा लिए हैं, उसके पश्चात बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं, नहीं आते हैं, उन बच्चों के अनुपात को ड्रॉप आउट रेट कहा जाता है। वो कोई भी कारण हो सकता है, पारिवारिक या आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी ना हो, इस कारण छोड़ दिए हों, या किसी रोजगार में लगे हों, उनकी आर्थिक स्थिति ना हो तो अच्छी, इसलिए उनको हम क्या कहेंगे, ड्रॉप आउट रेट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्नेलन चार्ट का संबंध है। स्नेलन चार्ट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दृष्टिबाधिता से, दूसरा है श्रवणबाधिता से, तीसरा है अधिगम अक्षमता से और चौथा है शारीरिक अक्षमता से। तो स्नेलन चार्ट की यहाँ जिक्र किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है कि यह किसके लिए उपयोगी होता है, किन लोगों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए, श्रवणबाधितों के लिए, अधिगम अक्षमता के लिए या शारीरिक अक्षमता के लिए। तो इसका जो सही आंसर है तो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यह दृष्टिबाधिता से संबंध रखता है। जो ये स्नेलन चार्ट है यह किनसे संबंध रखता है? दृष्टिबाधिता से। और इसका नाम स्नेलन क्यों पड़ा? तो इसकी खोज जो है तो एक डच वैज्ञानिक थे, आँख के विशेषज्ञ थे, हरमन स्नेलन। 1862 में इन्होंने इस चार्ट को विकसित किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस चार्ट को जाना जाता है। और यह किसको शिक्षित करने के काम में आता है? तो यह दृष्टिबाधिता लोगों को, अंधे लोगों के काम में आता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु। यहाँ बात हो रही है विशेष आवश्यकता वाले, ये बीएड 4th सेम में है। योग भी जो अभी आया था ऊपर, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी, और कंप्यूटर भी, संचार तकनीकी जो है ये भी आपके बीएड 4th सेम में लगती है। तो ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेडागॉजी में, तो वो बीएड में सारे कवर हो जाते हैं। तो इसमें पूछता है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं तो उनके शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य क्या है? तो जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है उससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है दृश्य, श्रवण, गंध, स्पर्श। ऑप्शन नंबर 2 है दृश्य, श्रवण, वेस्टिबुलर, क्यूटेनियस। ऑप्शन नंबर 3 है क्यूटेनियस, दृश्य, स्पर्श, वेस्टिबुलर। ऑप्शन नंबर 4 है श्रवण, स्पर्श, क्यूटेनियस, वेस्टिबुलर। अब आपको बताना है कि मल्टी सेंसरी, सेंसरी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेंस करने वाला, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परिप्रेक्ष्य में मल्टी यानी कई सारे, सेंसरी यानी सेंस करने वाले। तो इसका जो सही आंसर होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। जो हमारी इंद्रियां हैं तो वो एक सेंसरी का काम करती हैं, दृश्य, श्रवण, गंध, स्पर्श। इसलिए यह आंसर सही होगा, क्योंकि यदि आप मल्टी सेंसरी का अर्थ समझ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको पकड़ पाएंगे। किसको? दृश्य, श्रवण, गंध और स्पर्श। ये हम अपने 5 इंद्रियों का प्रयोग करके इनको महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार कुछ आंसर आपको शब्दावलियों से समझने पड़ेंगे, शब्दावलियों के अर्थ से समझने पड़ेंगे कि मल्टी सेंसरी का अर्थ क्या है। सेंसरी मोटर आप पढ़ेंगे,
तो इस प्रकार से आप इसको पकड़ पाएंगे कि मल्टी का मतलब बहुत, सेंस का मतलब अनुभव करना या जान लेना। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अपने इनको पहचान पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 ड्राफ्ट प्रारूप किसकी अनुशंसा करता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए, यह सिखाने में सक्षम बने। दूसरा है, 19वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान व मूल्य विकसित किए जाएं। तीसरा है, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। चौथा है, आकलन बच्चे के सीखने व विकास में सहायता करने वाला तथा रटने पर जोर देने वाला हो। तो जहाँ जहाँ रटना आएगा तो वो कभी भी ड्राफ्ट में हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर है शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने की बजाय, रटना नहीं है, रटने की बजाय क्या करना है, बच्चों को सिखाया कैसे जाए, यह सिखाने में सक्षम बनना है अपने को। उनको सिखाया कैसे जाए, रटना नहीं है, सिखा दीजिए, आप करके सीखने दीजिए। 19वीं सदी स्पेशलाइजेशन नहीं करना है कि उनको हम 19वीं सदी के लिए क्या कौशल, ज्ञान और मूल्य विकसित करा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको सीखने पर फोकस करने दीजिए। ये है हमारी 2019 की पॉलिसी। उच्च माध्यमिक शिक्षा, ये जो बोला गया है उसमें मातृभाषा में पढ़ाया जाए, तो उच्च माध्यमिक में नहीं है, उसके पहले की पढ़ाई में है वो। आकलन बच्चे के सीखने विकास में सहायता करने, रटना यहाँ आया है इसलिए ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जो सबसे सटीक आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 कथन दिए गए हैं, आपको सत्य कथन क्या करना है, चुनना है, पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1 है, मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थी को निर्देश देना। ऑप्शन नंबर 2 है, मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है, परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है, मार्गदर्शन कमज़ोर विद्यार्थियों को दिया जाता है। अब आप बताएंगे, यदि आप ठीक ठाक समझ पा रहे होंगे, यदि आप शिक्षक के जगह अपने आप को रख कर देखिए, या छोटे भाई को आप स्टूडेंट समझिए, यदि आप खुद बड़े हैं या आप छोटे भी हैं तो ये समझिए कि आपका कोई छोटा भाई है, इमेजिन करिए, और फिर उसको आप समझाइश कैसे कैसे दे सकते हैं, या 4 और छोटे बच्चों को दे सकते हैं। तो उस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप इतना सोच पा रहे हैं तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके हम आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। इसको आप व्यक्तिगत भी अपने स्वयं के भाई को भी दे सकते हैं, या पूरे परिवार या आस पड़ोस या पूरे गांव के लोगों को समझाइश दे सकते हैं, गांव के बच्चों को इकट्ठा करके। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भी और सामूहिक दोनों रूपों में मार्गदर्शन दिया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब परीक्षाएं समीप हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए? यदि मान लीजिए स्टूडेंटों की या बालकों की या छात्रों की परीक्षा क्या है, समीप आ जाए, तो शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर पर बुलाना चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा है, विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। चौथा है, कुछ चयनित प्रश्नों को हल कराना चाहिए। तो यदि आप टीचर हैं और पेपर नज़दीक आ गया है तो आपका क्या दायित्व या क्या कर्तव्य बनता है एक शिक्षक होने के नाते, तो अब आप इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके कर्तव्य के अनुसार या शिक्षक के कर्तव्य के अनुसार, या उसका उत्तरदायित्व क्या होगा छात्रों के प्रति।
तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है कि विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए उसको अतिरिक्त समय देना चाहिए, अतिरिक्त कक्षाएं लगा लेना चाहिए, जिससे परीक्षा से पहले वह संपूर्ण कोर्स को पूरा करा दे और बच्चे भी एग्ज़ाम में परिपक्वता के साथ पार्टिसिपेट करें, भागीदार हों। ये न रहे कि हमारा कोर्स अभी अधूरा है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। यहाँ सहयोग की भावना का जिक्र हुआ है, ये भी बीएड आपके 4th सेम में है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है समूह कार्य द्वारा, ऑप्शन 3 है सहयोग पर चित्र दिखाकर, चौथा है वैयक्तिक सृजनात्मक कार्य द्वारा। अब आपको बताना है कि बच्चे में सहयोग की भावना आपको विकसित करनी है, आप क्या करेंगे? टीचर हैं तो सहयोग का व्याख्यान देंगे उसको, या समूह कार्य द्वारा समूह में उससे कार्य करवाएंगे, या सहयोग का एक डायग्राम है उसको दिखाएंगे कि इस प्रकार से ये सहयोग कर रहे हैं, या वैयक्तिक सृजनात्मक कार्य द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों होगा? क्योंकि आप उसको, चूँकि सहयोग की भावना विकसित करना है तो आप ग्रुप में उसको कुछ कार्य दीजिए, कुछ कार्य उसको ग्रुप में दीजिए और ग्रुप के साथ उसको बोल दीजिए आप लोग करिए, तो वो स्वयं एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इस प्रकार से उनमें सहयोग की भावना विकसित हो जाएगी स्वतः ही, और करके सीखेंगे भी। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। व्याख्यान उतना इफेक्ट नहीं दे सकता है उसको, और करके सीखना यानी समूह में कार्य करेगा तो ये लाइव प्रैक्टिकल वो करेगा, स्वयं उसमें इन्वॉल्व होगा बालक, इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन को मूल्यांकित करना चाहिए? किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक हो यदि आप, तो किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर क्या करोगे? विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है आपको। तो कौन कौन से आधार प्रश्नों के होने चाहिए? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ, 2 है निबंध, 3 है लघु उत्तरी और चौथा है ये सभी। तो यदि आप पढ़े हैं तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में आपको समझ में आया होगा कि आप किस किस का एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते थे, तो आप पकड़ पाएंगे इसको। अपनी जगह सोचिए, जब आप 10वीं में थे, 8वीं में थे, तो इनमें से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए आते थे। यदि आप इतना एनालिसिस कर पा रहे हैं तो इसका आंसर आप स्वतः जान जाएंगे, स्वतः ज्ञात हो जाएगा आपको आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। ये सभी आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आ रहे थे, खाली स्थान यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, सही विकल्प का चयन करिए। कुछ दीर्घ उत्तरी निबंधात्मक प्रश्न भी निबंध लिखने को भी आता था दिवाली में, संस्कृत में भी आता है 6ठी से 8वीं तक, और हिंदी में भी आता है। वहीं लघु उत्तरी प्रश्न भी आपको दिए जा रहे थे। तो ये तीनों प्रकार के प्रश्न आपको दिए जा रहे थे। इन्हीं के आधार पर शिक्षक क्या करता था? मूल्यांकन करता था। इसलिए सभी ऑप्शन सही हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वह विकसित करते हैं। जब बच्चा सहयोग करना सीख जाता है तो वह क्या विकसित करते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सहकारिता, 2 टीम भावना, 3 ऑप्शन है सामाजिक अभिवृत्ति और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है कि बच्चा सहयोग करना सीख चुका है तो वह किस विधा को विकसित कर लिया है? सहकारिता को, टीम भावना को, सामाजिक अभिवृत्ति को, उपरोक्त सभी को। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी को, ऑप्शन नंबर 4। उसमें सहकारिता, साथ में मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता हो ही जाती है। टीम भावना या लीडरशिप की भावना आ जाती है। ग्रुप में जब काम करेगा तो एक टीम में, जैसे कोई क्रिकेट की टीम है तो उसमें सहकारिता और सहयोग, बॉलर और बैटर दोनों का सहयोग होता है, फील्डर का सहयोग होता है। इस प्रकार से आप आकलन लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। इसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यदि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ठीक ठाक से समझ पा रहे हैं
तो आप इसमें से आधे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अर्थात 30 में से 15 तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आप अभ्यास करें टेस्ट सीरीज का, लगातार आप इससे जुड़े रहें तो बाकी का काम आपका हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई विद्यार्थी है, उसने प्रश्न का उत्तर क्या दे दिया? गलत दे दिया। अब आप शिक्षक हो, आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थियों को बता देना चाहिए। तीसरा है उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए। चौथा है उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे के प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। अब आप यदि शिक्षक हैं तो आपका क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है कि आप क्या करेंगे, तो भी आप इसका भी आंसर आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। पहला, आपको दंडित नहीं करना है, कानूनन अपराध है। गलती में जो उत्तर में गलती है उसको सुधार कर विद्यार्थियों को बता दें, तत्काल मत बताएं। उनके विचार, उनके थॉट्स, उनको मौका दें बोलने के लिए। ठीक, तो इसलिए जो तीसरा आंसर है वह है उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से ही सही करवाएं, अर्थात उनके विचार सुने, उनके थॉट्स, उनको बोलने का अवसर प्रदान करें। इसलिए तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा आंसर वह सटीक आंसर है। चौथा बोलता है कि उस प्रश्न को ही छोड़ दें। अरे भाई, आप फिर कैसे टीचर हो कि उस क्वेश्चन को बोल रहे हो छोड़ दो, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही आंसर है, सटीक आंसर है। बाकी आंसर्स जो इसमें दिए गए हैं वो गलत हैं, बाकी ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इस प्रकार आज हम CDP के 30 क्वेश्चनों को हम लोगों ने एनालिसिस किया। क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न में आते हैं, बस शब्दावली आप ध्यान रखें। शब्दों के पर्यायवाची आपकी थोड़ा मजबूत होनी चाहिए कि एक शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची हैं और शब्दों का अर्थ क्या निकल रहा है। उसमें से आप क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे इजी तरीके से, आसान तरीके से। तो उम्मीद है कि ये टेस्ट सीरीज आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प पहुंचाएगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें, शेयर करें, इसको लाइक कमेंट करें। और यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या है आपको टेस्ट सीरीज से या सिलेबस से लेकर के, तो आप कमेंट करें, उसका निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।